हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट नियम तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से नियम इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं। तो पहला नियम तैयार करेंगे हम कूलाम का नियम, दूसरा गॉस नियम, तीसरा आवेश संरक्षण का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, फैराडे के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, स्नेल का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम। ये सभी जितने भी नियम तैयार करने वाले हैं वो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को देखना है पूरा। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले नियम की तरफ, जो कि है कूलाम का नियम, और समझते हैं। तो कूलाम का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपसे केवल पेपर में या 2 नंबर अंक का या 3 अंक का पूछ लिया जाए। अगर 2 अंक का पूछा जाएगा तो केवल पूछा जाएगा कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी कूलाम का नियम क्या है। अगर 3 अंक में पूछा जाएगा तो कूलाम के नियम के आधार पर इसके बल का, यानी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण कीजिए, पूछा जाएगा। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई एक परिपथ है, विद्युत परिपथ है, जिसमें 2 आवेश Q1 व Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इन पर लगने वाला बल क्या है, मान लेते हैं F। एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि ये 2 आवेश हैं। मान लेते हैं चाहे एक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो ये अगर प्लस और माइनस में होंगे तो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, और सेम बल होंगे यानी सेम आवेश होंगे तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो वही उसी आधार पर कूलाम का नियम दिया गया है। कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आवेशों के गुणनफल, यानी आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी वे बता रहे कि जो बल होगा वो बल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम मिलाकर लिख दें तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। अगर हम जो चिन्ह हटा दें तब क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा कूलाम का नियम। अब चाहो तो अगर K की जगह आप लिख सकते हो, चाहो तो K 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है K का मान। तो आप इसकी जगह आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। तो इतना नियम याद हो जाएगा कि कूलाम के नियम अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, यानी लगने वाला चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। तो दूसरा नियम देखते हैं, जो कि है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, यानी कुल आवेश क्या होगा, नियत रहता है। कह सकते हैं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, पर लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक ऊन लिया होगा और एक कांच की छड़। ठीक है, जब एक कांच की छड़ को इस ऊन या रेशम से रगड़ा तो क्या हुआ कि इसके जो कांच की छड़ पर उपस्थित धनावेश किसके द्वारा, ऊन द्वारा इलेक्ट्रॉन, यानी जो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए वो ऊन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसलिए ये धनावेश हो जाता है और ये ऋणावेश हो जाता है। तो वही है कि जब हम कोई 2 वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं तो एक वस्तु धनावेश हो जाती है और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यानी केवल हमने आवेश का क्या किया, स्थानांतरित किया, यानी परिवर्तित किया। तो वही है कि इस नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट करते, केवल हम एक वस्तु से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। चलिए तो हम अगला नियम देख लेते हैं। तो अगला नियम है हमारा, देख सकते हैं, गॉस नियम। ठीक है, सॉरी हमने पहले आवेश संरक्षण नियम पढ़ लिया, लेकिन आप गॉस नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो गॉस नियम देखते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घुरे हुए कुल आवेश का Q/ε0 गुना होता है। यानी मान लीजिए
कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ है, उस पर कोई आवेश क्या है, Q है, क्या है, Q है, और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई क्या होगा, फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, जितना भी आवेश है, कुल आवेश उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है। यानी जो आपका जो क्या होगा, फाई ई होगा, ठीक है, फाई विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यानी इसे आप लिख सकते हैं ऐसे कि फाई ई बराबर क्यू को 1 की जगह ले तो Q/ε0 हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, यही हो जाएगा कूलम का यानी गॉस का नियम। क्या होगा कि गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह हो जाता है गॉस नियम हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला है एम्पियर का यानी सॉरी ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, गॉस नियम और ये। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि स्थिर रहे, इनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ हो जिसमें मान लीजिए कोई प्रतिरोध, कोई बैटरी यानी विभवांतर जोड़ दिया जाए और इस विभवांतर से इसमें आई धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होगा कि अगर इसको ताप या कोई किसी में पर यानी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर उसमें जो उसके बीच लगे जो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई हो जाता है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आई हो जाएगा। और जो आर क्या है, यहाँ पर आर क्या है, नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आर है, विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। तो वही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो उसके बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यही ओम का नियम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी अनुक्रमानुपाती आई, चिन्ह हटाएंगे भी बराबर आर आई। या आर क्या है यहाँ पर नियतांक, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है। फिर देखिए अगला नियम किरचॉफ के नियम, जो कि कितना चौथा नियम होगा हमारा। किरचॉफ ने 2 नियम दिए, पहला प्रथम नियम जिसे धारा नियम कहा गया और दूसरा द्वितीय नियम जिसे वोल्ट का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। तो धारा नियम होता क्या है, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय यानी सिग्मा आई बराबर क्या होता है 0। यानी जो बीजगणित सिग्मा किसको दर्शाता है, बीजगणितीय योग को 0। यानी तो इसने और बताया कि मान लीजिए कोई एक संधि है, यानी यहाँ पर संधि ओ मान लेते हैं और इस पर मिलने वाली अलग अलग धाराएं, ठीक है, मान लेते अलग अलग धाराएं। तो निम्नलिखित संधि की ओर जितनी भी धाराएं आएंगी धनात्मक, ठीक है, संधि की ओर जो धाराएं आएंगी वे क्या होंगी, धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक है। संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो I1 I2 संधि की ओर आ रही हैं तो I1 प्लस I2 हो जाएंगी और बाकी I3 I4 मान लेते हैं संधि से दूर जा रही हैं तो I3 माइनस I4 माइनस I5 ये सब संधि से दूर जा रही हैं तो ये कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक होंगी और समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य। अब फिर एक और होती है कि इन पर जितनी भी धाराएं यानी जो आने वाली धाराएं तथा उस संधि इन सबको उस साइड पहुँचा दें तो जाने वाली धाराओं का योग नियत योग क्या यानी कुल योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सभी जो जितनी धाराएं हैं सबका योग या बराबर होता है। यानी इसमें वही जैसे हमने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था कि संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी यानी जितना भी आवेश आएगा और उससे तो जितना आवेश आता है उतना ही आवेश इससे निकलता है। यानी इस पर ना तो आवेश का लाभ होता है ना आवेश की कमी होती है। तो यही आवेश प्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, जैसे धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आवेश संरक्षण का पालन करता है, किसके लिए, धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है, धारा नियम भी कहते हैं साथ में। ये इसका आवेश संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण का पालन करता है, ठीक है। क्लियर है, तो याद रहेगा। फिर देखिए द्वितीय नियम क्या होता है,
लूप नियम भी कहते हैं इसे और वोल्टता नियम भी कहते हैं। क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए इसमें क्या बोले कि इसमें प्रवाहित विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा क्या है, आई है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, आर है। क्या है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, आर है। तो उन दोनों का गुणनफल और इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा ई के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर। यानी इसमें विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, उसके उनमें लगे विद्युत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, द्वितीय नियम या वोल्टता नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक दो बंद पास ए बी सी डी है और दूसरा बंद पास ए बी सी ई एफ है, दूसरा बंद पास है। अब इन पहले बंद पास में देखिए आप कितने के पहले बंद पास में बहने वाली धारा I1 R1 है और दूसरी क्या है I2 R2 है। तो क्या लिखेंगे कि I1 R1 संगत प्रतिरोध और देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा इधर की ओर और ये भी उनके विपरीत दिशा में जा रही है I2R, तो ये कैसे हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो इनका संगत प्रतिरोध, इनका विद्युत वाहक बल क्या है, E1 E2 है, तो E1 E2 की विपरीत दिशा है तो E1 E2 हो जाएगा, यानी पहले बंद पास के लिए हो जाएंगे। यानी कैसे, बंद पास A B C D से पास, ठीक है। ऐसे आप दूसरे पास के लिए रख सकते हो A B E F से। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि देखिए संगत प्रतिरोध क्या है, धारा क्या जा रही है इसमें, क्या है I2 R2 है, इसके लिए I2 R2 है और दूसरी क्या है यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 धारा है और इनका संगत प्रतिरोध क्या मान लेते हैं R3 है और इनका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं इसमें कैसे, वैसे तो क्या है इसमें E2 है और साथ में अगर यहाँ पर मान लें हम E3 मान लें तो वैसे तो हम E2 एक ही विद्युत वाहक बल लगा है E2, तो इसे मान लेते हैं। तो इसे समीकरण 2 यानी पास क्या हो जाएगा, पास किसके लिए A B E F से, ठीक है। तो ये सब उनके के विद्युत वाहक बल के एक बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है द्वितीय नियम या वोल्टता नियम भी कैसे थे, क्या बोलते हैं, वोल्टता नियम। यह किसका, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। क्लियर है, ये द्वितीय नियम हो जाएंगे। चलिए हम तो अगले नियम की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं तो अगला नियम जो कि है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यानी देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखिक समाकलन यानी डेल्टा एल, यानी बी इंटू डेल्टा एल रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का क्या होता है, μ0 गुना होता है, μ0 गुना होता है। यही क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये 2 अंक में पूछा जाएगा और 3 अंक में पूछा जाएगा, तो इसके निर्धारण के लिए आता है, ठीक है। तो अभी हमने कितने कर रहे हैं, केवल नियम समझ रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यानी देखिए रेखीय समाकलन बी इंटू डेल्टा एल बराबर आई इंटू μ0 हो जाएगा। ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा। अगला नियम समझ लेते हैं जो कि है फैराडे के नियम। फैराडे ने भी, जिसका प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी क्या होगा, विद्युत वाहक बल यानी E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की यानी डी फाई बटे डी टी यानी चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स में लगा परिवर्तन डी टी के क्या होता है, बराबर होता है। कि फिर क्या होगा, फिर देखेंगे किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी माइनस डी फाई बटे डी टी के बराबर होता है। यानी E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी हो जाएगा। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, लेंज का नियम पूछा लिया जाए पेपर में तो क्या लिखोगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न
होती है। फिर देखिए अगला नियम की तरफ चलते हैं जो कि स्नेल का नियम, और फिर हम पढ़ने वाले हैं एक और बायो-सैवर्ट का नियम, उसको हमने छोड़ दिया था, आप दोपहर में पढ़ेंगे। तो क्या है स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन तथा ज्या मतलब साइन तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी क्या कहते हैं कि साइन आई बटे साइन आर यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की ज्या किसकी एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक नियतांक, और नियतांक आप सकते हैं कि माध्यम यानी आप माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन, जिसे हम n1 n2 से लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिखोगे n1 n2 यानी अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्नेल का नियम होता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर पूछ लिया जाएगा। तो इस नियम के अनुसार आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो हम अगला नियम देख लेते हैं जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि यदि तर्जनी उंगली, तर्जनी यानी जो सामने वाली जो उंगली दिख रही है ये तर्जनी उंगली, और उसके अंगूठा, इन दोनों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहें। तो तर्जनी उंगली क्या किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तथा उनकी बीच वाली उंगली यानी केंद्रीय उंगली बोलेंगे जो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लिखा है कि देखो इस क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की तर्जनी तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें, यानी तर्जनी उंगली और जो अंगूठा और केंद्रीय उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित करेगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा तथा केंद्रीय उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाता है। चलिए तो हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला नियम है बायो-सैवर्ट का नियम। मान लेते हैं बायो-सैवर्ट का नियम क्या है कि बायो तथा सैवर्ट ने प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया था। इससे पहले ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था जिसमें बताया था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी के आधार पर बायो-सैवर्ट ने भी एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक इसका निर्धारण किया। तो उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई एक चालक तार है, क्या ले लिया चालक तार ले लेते, इसे मान लेते हैं चालक तार, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कि आई धारा प्रवाहित की हुई, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो लिखो कि माना एक चालक तार है जो इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके किसी बिंदु से आर दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक बिंदु P है जिस पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाता है डेल्टा B उत्पन्न हो जाता है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई अल्पांश भाग ले लेते हैं, इसके लिए डेल्टा L ले लेते हैं, ठीक है, डेल्टा L ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच बनने वाला कोण क्या है थीटा है। तो वही मान लेते हैं कि माना एक चालक तार है, चालक तार को नाम दे देते हैं इसे A B ले लेते हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो तार का एक छोटा सा खंड क्या ले लेते हैं डेल्टा L ले लेते हैं कि मध्य बिंदु यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं P है, जिस पर क्या है एक थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी जो डेल्टा B है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, उन्होंने बताया। तो पहली कौन सी बात थी, तो उन्होंने बताया कि यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा जो डेल्टा B है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसमें प्रवाहित धारा I के, किसमें प्रवाहित धारा I के, से समीकरण 1 माना गया। फिर दूसरी बात क्या बताई थी कि जो तारक खंड की जो लंबाई है यानी डेल्टा L है, यह चालक खंड की लंबाई यानी डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L, इसे समीकरण
2 नाम दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो इसमें जो इसके बीच बनने वाला जो कोण थीटा है, ठीक है, उसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो क्या उसकी ज्या, यानी लिखेंगे यह है चालक तथा, चालक खंड कह सकते हैं, चालक तथा बिंदु बिंदु P के बीच के कोण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, यानी उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कह सकते हैं कि ज्या के अनुक्रमानुपाती। चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बनने वाले कोण की ज्या, कोण की, इसे लिख सकते कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे हम 3 मान लेते हैं। फिर क्या होगा, जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चौथा पॉइंट क्या बताया इन्हें कि यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब अगर हम इन चारों समीकरणों को एक साथ लिख दें तो चारों समीकरणों से तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा बी समानुपाती क्या हो जाएगा, क्या है सब, आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे r² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे r²। सबको हमने यहाँ पर मिलाकर लिख दिया, आई डेल्टा एल साइन थीटा, व्युत्क्रमानुपाती था बटे r, तो r बटे में हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r² हो जाएगा। और यही हो जाएगा बायो-सैवर्ट का नियम। और अगर आप चाहो तो के की जगह क्या लिख दो, के एक नियतांक है, के नियतांक है, ठीक है, जहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा, म्यू बटे 4 पाई लिख सकती हो आप। यानी अगर आप चाहो तो एक तरह का एक सूत्र बन जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बायो-सैवर्ट का नियम हो जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।